हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए क्लासेस ले रही हूँ जो कि टारगेट करती है सीटेट एग्जाम को, साथ ही एस्टेट एग्जाम के लिए। और आज जो आपके लिए टॉपिक लेकर के आई हूँ वो रहेगा आपका इंग्लिश पेडागोजी से, बिकॉज पेडागोजी से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, चाहे सीटेट हो चाहे फिर एस्टेट हो। एस्टेट में तो अभी हाल ही में इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया है। टॉपिक रहेगा एक्विजिशन एंड लर्निंग का, जिसमें हम कंसेप्ट को यहाँ पर अच्छे से समझने वाले हैं और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो एमसीक्यूज है वो भी आपको सॉल्व करके यहाँ पर इजी तरीके से देखने को मिल जाएगा, ताकि आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी यहाँ पर अच्छी बनी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंसेप्ट भी करेंगे, इसके साथ साथ हमारी जो है यहाँ पर एमसीक्यूज की सीरीज भी जो है चलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज, चलिए भाषा की जब हम बात करते हैं, जब हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना, ये जो टॉपिक है ना वो हिंदी पेडागोजी में भी सेम आपसे पूछा जाएगा और इंग्लिश पेडागोजी में भी सेम आपसे पूछा जाएगा। बस भाषाएं आपकी यहाँ पर जो है वो बदल जाएगी। मींस इंग्लिश पेडागोजी में आपसे हिंदी का कोई भी शब्द नहीं दिया जाएगा, वो इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो हिंदी शिक्षा शास्त्र है जहां पर आपको ये टॉपिक पूछा जाएगा और जो अदर जितने भी टॉपिक पूछे जाएंगे वो आपको ओनली हिंदी लैंग्वेज में ही पूछे जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हिंदी में कन्वर्जन बिल्कुल भी आपके साथ डिस्कस नहीं किया जाएगा। ओके, चलिए अब जब हम बात भाषा की कर रहे हैं, लैंग्वेज की यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, जब हम बात किसकी कर रहे हैं, लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो लैंग्वेज क्या है भाई, भाषा क्या है? आप अपने थॉट्स को, अपने विचारों को जो है वो एक दूसरे के साथ जब साझा करते हो, जब आप एक्सप्रेस करते हो, दूसरों की बातों को समझते हो, तो वो सब किससे होता है? वो आपके लैंग्वेज से होता है, भाषा से होता है। ठीक है, मीन्स कम्युनिकेशन के लिए आप इस लैंग्वेज का यहाँ पर इस्तेमाल करते हो, एक माध्यम है ये भाई, आप अपनी बातचीत, अपने विचार जो है एक दूसरे के साथ आप रख पाए, उनकी बातों को आप समझ पाए। साथ ही आपके व्यक्तित्व विकास का भी एक हिस्सा होता है भाई, आपकी पर्सनालिटी कैसी होती है, किस तरीके से होती है, वो आपका कहीं ना कहीं जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो कम्युनिकेशन है, वो आपका यहाँ पर बताता है। तो आपका पर्सनालिटी भी एक तरीके से जो है डिसाइड करता है। ओके, इसके अलावा आप जितना अच्छी तरीके से लैंग्वेज बोलते हो उतना ही आप फ्लुएंट भी होते जाते हो, और ये भाषा ही है जो आपको लर्निंग में क्या करती है, हेल्प करती है। कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, मीन्स अगर आप अभी ये चीज पढ़ रहे हो तो इट मीन्स आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, जो लिखा हुआ है ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, तो भाषा हर तरीके से आपके जीवन में क्या है भाई, इंपॉर्टेंट होती है। अब जब लैंग्वेज की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इंडिया है इसके अंदर जो भाषा है यहाँ पर भाई, हमारी दो ही एक तरीके से भाषा है। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश की हम यहाँ पर बातचीत करें, बाकी भाषाएं अलग और भी होती है, बहुत सारी भाषाएं होती है। हिंदुस्तान जो है, इंडिया जो है वो एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, बहुभाषी देश है, और हम सभी भाषाओं की यहाँ पर क्या करते हैं, इज्जत करते हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर बात करी जाए मेनली हिंदी की और इंग्लिश की, तो क्या पोजीशन है हमारी इन दोनों लैंग्वेज की, यहाँ पर भाई क्या स्थिति है, इनको किस पोजीशन पर रखा गया है? तो ध्यान देना, हमारी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम मतलब एज यूजुअल हम लोग बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं। आपकी जगह जगह पर जाओगे तो आपकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो आप हिंदी भी नहीं रख सकते हो, बिकॉज साउथ साइड में और अदर पार्ट में अगर आप देखोगे तो वो लोग हिंदी नहीं उनको समझ में आती है। तो हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना, हिंदी का जो दर्जा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज का है। ठीक है, हिंदी को कौन सी भाषा माना गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है, मीन्स आधिकारिक भाषा। ठीक है, कैसी भाषा, आधिकारिक भाषा जो है वो हिंदी को यहाँ पर कहा गया है। इसके साथ साथ अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो इंग्लिश को जो है वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है, मीन्स सहयोगी आधिकारिक भाषा यहाँ पर कहा गया। तो कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है हमारी, हिंदी को दर्जा दिया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज का, और इंग्लिश को जो दर्जा दिया गया वो किसका दिया गया है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछ लेते हैं। किसके तहत? तो हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आर्टिकल 343 के तहत यहाँ पर इनको इन भाषाओं को ये दर्जे जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करे गए हैं। तो इतनी चीजें आई थिंक आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं भाषा की, तो हम यहाँ पर सीडीपी में भी पढ़ते हैं भाई, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र इसको हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभाषा सूत्र। ठीक है, आप सभी को पता भी होगा अगर आपने सीडीपी पढ़ी है या फिर पहले भी कभी पढ़ा है। तो त्रिभाषा सूत्र है, ये किसके द्वारा दिया गया भाई? कोठारी कमीशन के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। किसके द्वारा? कोठारी कमीशन ने इसको सजेस्ट किया था कि भाई तीन भाषाओं की यहाँ पर बात करते हैं, और ये कोठारी कमीशन जो है वो 1964 से 66 के बीच में यहाँ पर गठित हुआ था। ठीक है, इनके जो हेड वो होते हैं वो कौन होते हैं भाई? दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, दौलत सिंह कोठारी यहाँ पर इनके हेड होते हैं।
तो ये सारी चीजें आप याद रख लेना अगर आपसे बाई चांस पूछ लिया जाए। ओके, तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किसने सजेस्ट किया था, किस समिति ने इसकी सिफारिश की थी, किसने इसके बारे में बताया था, तो वो थी कोठारी कमीशन, जिनके अध्यक्ष कौन थे, दौलत सिंह कोठारी। ये कमीशन बना था 1964 से 66 के बीच में। अब इनकी रिकमेंडेशन के आधार पर ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है इसको अपनाया गया था एनपीई 1968। भाई भूले तो नहीं हो, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति जो 1968 पहली वाली है, इसने इनके रिकमेंडेशन पर इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को यहाँ पर शिक्षा में अप्लाई किया था, अपने उसमें शामिल किया था। और अभी हाल में जो हम 2020 की एनईपी यहाँ पर पढ़ते हैं उसमें भी हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। भाई किसमें बताया जाता है, एनपीई में हम इसको डिस्कस करते हैं, बट इसकी रिकमेंडेशन थी कोठारी कमीशन की। अब बात करते हैं कि व्हाट इज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ये जो त्रिभाषा सूत्र है ये है क्या, तो ये कहता है भाई हम 3 लैंग्वेज की बात करते हैं। कितनी लैंग्वेज की, 3 लैंग्वेज की। पहली जो भाषा है उसमें हम क्या रखेंगे, यहाँ पर जो मदर टंग है, मदर टंग क्या होती है, मातृभाषा, और यू कैन से रीजनल लैंग्वेज, जिसको क्षेत्रीय भाषा बोला जाता है। मतलब आपकी वो पहली भाषा जिससे आप बिना स्कूल गए अपने घर परिवार में जो आपकी भाषा बोली जाती है ना, वो आपकी मदर टंग होती है, वो आपकी मातृभाषा होती है। जैसे हमारी जो है वो हिंदी है, ठीक है, किसी की उर्दू हो सकती है, किसी की पंजाबी हो सकती है, किसी की मराठी हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, मलयालम हो सकती है, या केरला साइड की लैंग्वेज हो सकती है, कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है। तो मदर टंग वो वाली लैंग्वेज होती है जो आपके अपने घर परिवार में बोली जाती है, और यू कैन से आपके क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी होती है, वो पहली लैंग्वेज होती है, पहली भाषा होती है, जिसे मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज कौन सी होगी, अगर ये नॉन हिंदी स्टेट है, जैसे मान लो भाई एक होता है हिंदी स्पीकिंग स्टेट, ठीक है, और एक होता है नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। हिंदी स्पीकिंग स्टेट मतलब उनकी पहली भाषा हिंदी ही होगी, ठीक है, और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है मतलब उनकी पहली भाषा उर्दू, तेलुगु, ये सब वगैरह हो सकती है। तो अगर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो पहली भाषा जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है वो होगी, और इन्हीं की फिर दूसरी भाषा कौन सी हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी। ठीक है, हिंदी हो जाएगी, और इसके बाद जो तीसरी भाषा है वो क्या हो जाएगी, या तो इंग्लिश हो जाएगी या फिर कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, आधुनिक भारतीय भाषा हो जाएगी। 22 भाषाओं की हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, टोटल 22 भाषाओं की हम यहाँ पर बात करते हैं, उसमें से कोई भी भाषा आपकी हो सकती है। इंग्लिश ना चुनना चाहो तो कोई भी अदर MIL जो लैंग्वेज है वो आप चूज कर सकते हैं। अगर हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो पहली भाषा तो हिंदी ही हो गई है, दूसरी भाषा या तो इंग्लिश हो जाएगी या फिर कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। तीसरी भाषा कौन सी होगी, अगर यहाँ पर इंग्लिश है तो यहाँ पर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो जाएगी, यहाँ पर अगर कोई MIL लैंग्वेज है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है भाई, यहाँ पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की इस तरीके से हम यहाँ पर बातचीत करते हैं। समझ में आई चीजें, ठीक है, तो ये त्रिभाषा सूत्र आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। क्लियर चीज है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। लैंग्वेज के बारे में हमने यहाँ पर एक तरीके से बात कर ली है लैंग्वेज के बारे में। अब करते हैं एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग, जो कि हमारे टॉपिक का यहाँ पर नाम है। ठीक है, अधिग्रहण और अधिगम क्या होता है, तो मैं आपको मोटे तौर पर एक बार बता देती हूँ, व्हाट इज एक्विजिशन एंड व्हाट इज लर्निंग। एक्विजिशन का मतलब होता है कि आपने बिना किसी एफर्ट्स के भाषा कोई सीख ली, वो है आपका एक्विजिशन। आपको उसके लिए कोई फॉर्मल स्कूल वगैरह में जाने की कोशिश मतलब जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही बस सीख गए आप, क्योंकि आप उससे सराउंडेड हो, आपके आस पड़ोस में वो बोली जा रही है तो आप सीख गए। लर्निंग क्या है, उसमें आपने एक्चुअल में एफर्ट्स डाले हैं, आपने ड्रिल करा है, प्रैक्टिस करा है, आपने अधिगम करा, आपने उसको पढ़ा है, समझा है, तब आप वो भाषा यहाँ पर सीखी। एग्जाम्पल क्या है, आपकी जो मदर टंग, ठीक है भाई, एक बच्चा पैदा हुआ है किसी भी घर में, मान लो वो बच्चा पैदा हुआ है किसी भी तेलुगु फैमिली, वो बच्चा पैदा हुआ है, तो स्टार्टिंग में वो लैंग्वेज कौन सी सीखेगा, ऑब्वियस सी बात है कौन सीखेगा, तेलुगु सीखेगा। तो तेलुगु क्या है, उसकी एक्विजिशन है। ठीक है, मतलब जो अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं उनसे जो बच्चा घिरा हुआ है वो जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल करेंगे वैसी बच्चा भाषा नेचुरली स्वाभाविक तरीके से क्या है सीख जाता है। इसके लिए उसको उन्होंने ट्यूशन नहीं लगवाया, लेकिन ये वो भाषा है जो उसको इफर्ट करके, प्रयत्न करते हुए, मेहनत करते हुए वो बच्चा जब बाहर जाकर के अपनी सोसाइटी में जाकर के सीखेगा, स्कूल में जाकर के सीखेगा, वो लैंग्वेज क्या होती है, लर्निंग होती है। ठीक है, समझ में आई चीजें। तो जो मदर टंग है, जैसे हम लोग हिंदी बोल लेते हैं स्टार्टिंग में, हिंदी हम मतलब वो भाषा जिसके लिए आपने ग्रामर वगैरह नहीं पढ़ी, बस वो कॉन्टिन्यूअसली आपके साथ रिपीट होता रहा, आप उसको उस चीज को सीखते रहे, फिर आप भी बोलने लग गए, तो वो क्या है, आपका एक्विजिशन होता है।
तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इनफॉर्मल है, अनौपचारिक प्रक्रिया है, औपचारिक नहीं है, इनफॉर्मल है, ठीक है। स्कूल नहीं गए हो आप इसके लिए, वो नेचुरली है, ठीक है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अनौपचारिक प्रक्रिया है लैंग्वेज को सीखने की, जबकि ये क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। आप सिस्टम के थ्रू चले हो, क्रम से आपने चीजों को सीखी है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश। भाई इंग्लिश आप अपने घर परिवार में थोड़ा ना सीख के आए हो, इंग्लिश लैंग्वेज तो आप स्कूल में आकर के ही बात कर रहे हो उसकी, ठीक है। अगर हम अपने इधर की बात करें, ओके, तो वो क्या है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। क्लियर बात है। जैसे मान लो कोई भी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, भाई वो ऑब्वियस सी बात है हिंदी को फिर यहाँ जाकर के ही सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो उनकी कौन सी लैंग्वेज चल रही है, जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है, जो उनकी मदर टंग है, वो चल रही है यहाँ पर तो, ठीक है। यहाँ पर जैसे मदर टंग, मातृभाषा, मदर टंग को क्या बोलते हैं, मातृभाषा, ठीक है। जैसे मदर टंग है जो बचपन से बच्चा अपनी फैमिली से और जिनसे वो घिरा हुआ है उनसे सीख रहा है, वो होता है एक्विजिशन। यहाँ पर बच्चा फॉर्मल सेटिंग में कर रहा है, जैसे टीचिंग हो रही है और क्लासरूम में जो इंस्ट्रक्शंस बच्चे को दी जा रही है उसके थ्रू, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं, पहले टीचर्स हमको इंग्लिश के सारी चीजें बताते हैं, ठीक है। इजेमआर क्या होता है, फिर उसका सब्जेक्ट वर्ब, इस तरीके से भाई पूरा सिस्टमेटिक तरीके बताते हैं, भाई आप ऐसे बोलोगे, ठीक है। ऐसे ही नहीं आपको बता दिया जाता है, ये क्या है, अनकॉन्शियसली हो जाता है, आपको इसके लिए ज्यादा इफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये क्या है, ये आपको कॉन्शियसली पढ़ना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए भाई ये आपका पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप लोग क्या करते हो, बहुत सारी चीजें डेलिब्रेटली आप लोग जो है वो इफर्ट डालते हो। कोई भी डायरेक्ट टीचिंग नहीं हुई है, कोई ग्रामर के रूल नहीं सिखाए जाते, यहाँ पर ग्रामेटिकल रूल्स आपको बताए जाते हैं, ठीक है। फोकस किस पे है भाई, कम्युनिकेशन पर, ठीक है, बातचीत पर, और यू कैन से संप्रेषण पर फोकस होता है। इसमें आप जो है अपनी बातों को समझा देते हो किसी दूसरे के सामने। जब हम एक्विजिशन करते हैं मतलब हम बोलचाल सीख गए हैं और अपनी बातों को अच्छी तरीके से दूसरे से रख देते हैं, हमें नहीं पता हम उसके पीछे क्या ग्रामेटिकल है, क्या कुछ है, क्या व्याकरण है, हमें नहीं पता, बस हम अपनी बातचीत रख सकते हैं, हमें बोलना आ गया, ठीक है। तो ये चीजें कम्युनिकेशन पर्पज के लिए और डेली यूज के लिए आप इसको अप्लाई करते हो। ये क्या है, नेचुरल कम्युनिकेशन है भाई, उससे कम है, ठीक है, उससे कम है। और ये क्या है भाई, एक्विजिशन के कंपेयर में लेस नेचुरल कम्युनिकेशन है, मतलब आप इंग्लिश में इतना बात थोड़ी करते हो, बात तो हम किस में ही करते हैं, हिंदी में ही करते हैं। अगर कोई अदर देन हिंदी फैमिली है तो फिर वो अपनी उसमें ही बात करेगा, भले ही वो स्कूल में हिंदी और इंग्लिश पढ़ रहा है, लेकिन स्कूल घर पे आकर तो वो तेलुगु ही बोलेगा, वो मलयालम में ही बात करेगा, ठीक है। इसको पहली लैंग्वेज कहा जाता है, और ये जो है सेकंड, या फिर इसको कौन सी लैंग्वेज कहा जाता है, फॉरेन लैंग्वेज हम यहाँ पर कह देते हैं, और यू कैन से टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। लक्ष्य भाषा भी इसको कह देते हैं, टारगेट लैंग्वेज भी इसको यहाँ पर कह देती है। वो भाषाएं होती हैं जो हम पढ़ते हैं, ये इनफॉर्मल सिचुएशन में होती है, और ये किस सिचुएशन में होती है, फॉर्मल सिचुएशन में होती है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच, ओके। एक्विजिशन और लर्निंग, आई थिंक आपको समझ में आई होगी चीज। नेक्स्ट करो, टाइप ऑफ लर्निंग की जब हम बात करते हैं, अब जब हम लर्निंग की बात कर रहे हैं तो हम कितने प्रकार के लर्निंग की यहाँ पर बात करते हैं। वन इज मोटर लर्निंग। अब मोटर आपको पता है भाई, इसमें आपके जो बॉडी मूवमेंट्स है वो शामिल है, मतलब आपके मसल्स का यहाँ पर यूज हो रहा है। आप कोई भी काम कर रहे हो जिसमें आपकी मांसपेशियों का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे रनिंग करना, जंपिंग करना, ये सारी चीजें, ठीक है, वॉक करना, ड्राइव करना, क्लाइंबिंग करना, तो वो क्या है आपकी मोटर लर्निंग। वर्बल क्या है, बातचीत जिसमें हो रही है, आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्बली मतलब मौखिक तौर पर आपका अधिगम हो रहा है, जैसे बोलना, साइन देना, सिंबल्स बनाना, तो ये सब क्या है, एक तरीके से बातचीत हो रही है, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल लर्निंग। कंसेप्चुअल है, मतलब पढ़ाई से संबंधित यहाँ पर आ गया, और जब अवधारणा की बात आ जाती है तो हम यहाँ से सोचते हैं, ठीक है। तो थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, ये सब क्या है, आपके जो मानसिक प्रक्रिया है उससे संबंधित है, जो मेंटल प्रोसेस है उससे संबंधित होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर समझ लेना। अब हम कुछ जो थ्योरिस्ट है उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है भाई। जैसे हमारे साथ जीन पियाजे जी है, जीन पियाजे भाई, यहाँ पर इनको चाइल्ड साइकोलॉजी के जनक भी कहा जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर इनको माना जाता है भाई, चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर माना जाता है, बाल मनोविज्ञान के जनक माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपना बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया है, बच्चों के बारे में बहुत सारी चीजें इन्होंने डिस्कस करी है, ये लिख रखा है देखो, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, ओके। अब इन्होंने क्या बात करी है, तो इन्होंने यहाँ पर बात करी है लैंग्वेज की, अगर बात करें तो, ठीक है, लैंग्वेज की, तो इन्होंने एक स्पीच का नाम दिया था, दैट इज ईगोसेंट्रिक स्पीच, ईगोसेंट्रिक स्पीच, जिसे क्या कहा जाता है, अहम केंद्रित वाक कहा जाता है। वही आप सभी ने, इनकी जो थ्योरी आई थी, अहम केंद्रित वाक, ठीक है, या फिर स्पीच आप इसको कह सकते हो। तो वो कौन सा है भाई, जिसमें बच्चा खुद की ही बात को, मतलब दूसरों की बातों को समझने की कोशिश नहीं करता, बस खुद की चीजों पर ही बात करता है,
तो इन्होंने ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात करी थी, जिसको वाइगोत्स्की ने फिर प्राइवेट स्पीच कहा था। और इन्होंने कहा कि जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ना, जो संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता किससे, लैंग्वेज से, भाषा से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता, उनके बीच में कोई एक तरीके से संबंध नहीं है। जबकि ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि जब तक आप भाषा नहीं आपको आएगी, आपका जो संज्ञानात्मक विकास है वो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये उनसे बिल्कुल उल्टे दिशा में चलते हैं, ये कहते हैं इन दोनों का आपस में कोई तालमेल है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने लैंग्वेज पर फोकस किया ही नहीं, इसलिए इनको यहाँ पर क्रिटिसाइज भी किया गया था, ठीक है। तो ये कहना इनका, इन्होंने सिर्फ किसके बात करी, अडेप्टेशन की, जो कि किसके थ्रू होगा, एक तो असिमिलेशन, एक आपका अकोमोडेशन है। अब ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है भाई, आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें कोई न्यू इन्फॉर्मेशन को आप ऐड कर रहे हो, बट स्कीमा आपका यहाँ पर सेम रहता है। इसमें आप न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो बट स्कीमा आपका मॉडिफाई हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। तो ये आपका अकोमोडेशन है जिसके बारे में। इसके अलावा इन्होंने कहा कि आपका जो बच्चे जो है वो कंसेप्ट को कहाँ से बनाते हैं, छोटी छोटी जो जानकारियां होती है ना, उनसे अपने कंसेप्ट को बनाते हैं। ऐसा कहना किनका था, जीन पियाजे का था, ठीक है। तो हम यहाँ पर जीन पियाजे को समझ चुके हैं। अब कुछ और भी साइकोलॉजिस्ट हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे वाइगोत्स्की आ गए हैं, मैंने जस्ट अभी आपके साथ वाइगोत्स्की के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था, ठीक है। वाइगोत्स्की यहाँ पर आ गए हैं। लैंग्वेज थ्योरी, वाइगोत्स्की और लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं लैंग्वेज डेवलप थ्रू सोशल इंटरेक्शन। भाई ऑब्वियस सी बात है, वाइगोत्स्की ने एक तो सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात करी है, एक उन्होंने भाषा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, एक इन्होंने कल्चर मतलब संस्कृति की यहाँ पर बात करी है, ठीक है, कि आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो संज्ञानात्मक विकास है, वो इनसे होता है। जब आप भाषा अच्छे तरीके से सीख जाते हो, जब आपका कम्युनिकेशन हो जाता है, जब आप सोशल इंटरेक्शन करते हो, लोगों के साथ अंतःक्रिया करते हो, उनके साथ बातचीत करते हो, और कल्चर का यहाँ पर एक तरीके से इंपोर्टेंस है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। इन्होंने लैंग्वेज को कहा भाई लैंग्वेज हेल्प करता है हमारे सामाजिक विकास में, जबकि पियाजे कहते थे नहीं करता है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, भाषा बहुत जरूरी है। ऑब्वियस सी बात है, आपको भी पता है कि भाषा बहुत जरूरी होती है। इन्होंने जो उसका ईगोसेंट्रिक स्पीच था ना, जो अहम केंद्रित वाक था किसका, पियाजे का, उसको किसका नाम दिया है, प्राइवेट स्पीच, निज वाक का है यहाँ पर, ठीक है, प्राइवेट स्पीच का नाम दिया है, जिसमें बच्चा खुद को ही गाइडेंस करता रहता है, ठीक है, खुद को ही निर्देश दे रहा होता है ताकि चीजें अच्छी तरीके से हो सके। ये है वाइगोत्स्की। अब यहाँ पर बात करते हैं चॉम्स्की के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत ईजी भी है, ठीक है। वैसे तो एचटेट में तो सिर्फ 5 या 4-5 क्वेश्चन ही आते हैं, तो पता नहीं कहाँ से दे देंगे, बट अगर सीटेट की बात करें तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से वो देते ही देते हैं, ठीक है। तो ये जो चॉम्स्की है भाई कौन है, बहुत ही बड़े भाषाविद यहाँ पर माने जाते हैं, लिंग्विस्टिक यहाँ पर माने जाते हैं। इन्होंने एक बात करी है कि जो लैंग्वेज होती है ना, जो भाषा सीखने की क्षमता होती है, वो इन्नेट होती है, कहते हैं वो जन्मजात होती है, मतलब एबिलिटी जो है भाषा सीखने की वो हमारे अंदर इनबिल्ट होती है, पहले से ही हम पैदा ही हुए हैं उसके साथ, ठीक है। इसके लिए हमें अलग से कुछ नहीं करना होता, बल्कि हम उसके साथ इनबिल्ट क्वालिटी के साथ पैदा हुए और वो हमें भाषा सीखने में हेल्प करती है। तो पहली चीज तो ये है कि लैंग्वेज एबिलिटी कैसी होती है, इनबिल्ट होती है, इनेट होती है। दूसरा इन्होंने बात किया है एलईडी के बारे में, दैट इज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि हमारे जो हेड है ना, हमारा जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, उसमें जो लेफ्ट साइड पार्ट, जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट हेमिस्फीयर है, उसमें एक डिवाइस लगा होता है, एक यंत्र लगा होता है जिसका नाम होता है एलईडी, जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। हिंदी में इसको बोला जाता है भाषा अधिग्रहण यंत्र, ठीक है, भाषा अधिग्रहण यंत्र। बट हिंदी मीडियम वालों इंग्लिश में ही करना है आपने, इंग्लिश पेडागोजी में क्या बोला जाता है इसको, भाषा अधिग्रहण यंत्र। ये कैसा डिवाइस होता है, कैसा यंत्र होता है जो हमें भाषा सीखने में बहुत हेल्प करता है। इसकी वजह से ही हम कोई भी भाषा जल्दी सीख जाते हैं, और ये जो है वो 5 साल तक बहुत ज्यादा स्ट्रोंगली एक्टिव होता है, और इसीलिए 5 साल तक के बच्चे को आप कोई भी भाषा इंट्रोड्यूस कराएंगे वो इजीली सीख जाएगा। लेकिन उसके बाद ये जो डिवाइस है वो वीक पड़ने लग जाता है, फिर बाद में वो धीरे सीख पाता है एज कंपेयर टू 5 साल तक, ठीक है। तो ध्यान देना, अब ये नहीं है कि आपको कहीं पर दिखाई देगा कि भाई आप किसी का सर फोड़ के देख लो, नहीं, वो होता है, ठीक है, दिमाग में वो होता है, वो हमें हेल्प करता है। ये कहना है चॉम्स्की का, नोम चॉम्स्की।
ठीक है। एनवायरमेंट डेवलप्स लैंग्वेज स्किल्स, भाई जो एनवायरमेंट में जो सारी चीजें वही हमें सिखा रही होती है। इसके अलावा इन्होंने एक कंसेप्ट का यूज दिया है, यूजिंग, दैट मीन्स यूनिवर्सल ग्रामर। ठीक है, इन्होंने कहा कि दुनिया जहान की जितनी भी भाषा है उनका सेम एक तरीके से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है, सेम एक तरीके से स्ट्रक्चर होता है जो कि हेल्प करता है लोगों को लैंग्वेज को सीखने में। तो यूनिवर्सल ग्रामर का भी इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, एक तरीके से जिक्र किया है। तो ये बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, जिन भाषाविद के बारे में मैंने यहाँ पर बात किया है चॉम्स्की, ये बहुत जरूरी है यहाँ पर। चलिए आप बात करते हैं। अब देखो वोकैबुलरी कई बार आपसे पूछ लेते हैं, वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है, शब्दों का भंडार। ठीक है, वोकैब का क्या मतलब है, आप कितने वर्ड से रूबरू हो, आपको आपकी जो नॉलेज है शब्दों को लेकर के वो कितनी अच्छी है। ओके, तो वोकैबुलरी की बात करें तो बच्चों में किस एज ग्रुप तक कितने शब्द आ जाते हैं ये पूछा जाता है कई बार, तो आपको पता होना चाहिए। फ्रॉम बर्थ टू 8 मंथ, 8 महीने तक का जो बच्चा है यहाँ पर, 8 महीने तक का जो बच्चा है यहाँ पर, एक सेकेंड रुकेंगे, 8 मंथ तक का जो बच्चा है भाई उसके पास जो वोकैब होता है वो 0 की बात करी गई है। 9 महीने से 1 साल तक का या फिर 1.5 साल तक के बच्चे की बात करी जाए तो उसके पास 10 से 12 शब्द होते हैं ओनली। ठीक है, 2 साल के बच्चे के 272 शब्द होते हैं। 2 से 6 महीने, सॉरी हाँ 2 से मतलब 2.5 साल तक की बात हो रही है, 450 है। 3 साल के लिए 1000 शब्द है। ये एक तरीके से आप टेबल है इसको ध्यान में रख लेना, 3.5 1250 है। 4 साल के लिए 1600 है, 5 साल के लिए 2100 है, 50,000 है, 80,000 है और फिर ये है मोर देन 1 लाख। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये भाई आपका, इसको प्लीज आप लोग याद कर लेना क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है। चलिए अब ये टॉपिक आपका हो गया खत्म। अब इनसे रिलेटेड हम लोग बनाएंगे यहाँ पर एमसीक्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा होगा। लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स बेटर व्हेन, भाषा अधिग्रहण अच्छी तरीके से होता है कब, जब लर्नर इज इंट्रोड्यूस टू द लैंग्वेज, जो शिक्षार्थी है उसको लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कराया जाए, मीन्स एक्सपोज कराया जाए, तब होता है। भाई एक्विजिशन की बात हो रही है तो जब तक आप उसको भाषा से रूबरू नहीं करवाओगे, उसके साथ आप कोई भी चीजें करोगे नहीं, उसके साथ बोलोगे बतलाओगे नहीं, तो वो भाषा नहीं सीखेगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि लैंग्वेज जो लर्नर है उसको भाषा से हम क्या करवाएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यहाँ पर एक शब्द और आ सकता है कि एक्सपोज करवाएंगे। ठीक है, क्या करवाएंगे, एक्सपोज करवाएंगे। लर्नर्स आर इन्वॉल्व इन ड्रिल प्रैक्टिस, तो हम लर्निंग में करते हैं। ठीक है, ड्रिल प्रैक्टिस तो हम लर्निंग में करते हैं, रूल भी हम लर्निंग में करते हैं। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। भाई जो एनसीएफ 2005 है ना अपना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है अपना, सीडीपी हम लोग पढ़ते हैं। इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कहा है कि ये जो लैंग्वेज है इसको ग्लोबल लैंग्वेज कहा है। ठीक है, कैसी लैंग्वेज कहा है, ग्लोबल लैंग्वेज का है, मतलब वैश्विक भाषा इसको यहाँ पर बोला है। भाई ग्लोबली ये लैंग्वेज हमें दुनिया के जहान के साथ कनेक्ट तो करवाता है ना। अगर आप फॉरेन में कहीं जाओगे तो मोस्टली वहां पर भाई सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, आप लोग अगर इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो फिर वहां से कैसे कनेक्ट कर पाओगे, उनसे कम्युनिकेशन कैसे होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज कहा है इन्होंने इसके बारे में। ठीक है, और ये किसको बढ़ावा देता है, मल्टीलिंग्विज्म को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है, कॉम्पिटेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट वन हियर्स, एबिलिटी टू रीड विद कॉम्प्रिहेंशन, इफर्टलेस एक्सप्रेशन, टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। भाई पहला कह रहा है कॉम्पिटेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट वन हियर्स, आपको इतनी मास्टरी होनी चाहिए कि आप कुछ सुन रहे हैं तो उसको समझ पाए। दूसरा कह रहा है एबिलिटी टू रीड विद कॉम्प्रिहेंशन, समझ के साथ आप कर पाए। ठीक है, तो एक तरीके से ध्यान में रखना, ये जो है भाई एनसीएफ कहीं पर भी ये नहीं बताता कि आपको लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में याद रखना, बल्कि वो बताता है कि आप कोई भी चीज समझ रहे हो तो उसको अच्छी तरीके से उसको पता होना चाहिए और समझ करके जब आप उसका अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें अच्छी है, लेकिन हिस्ट्री के बारे में कहीं पर भी यहाँ पर ये चीजें नहीं बोलते। चलिए सारे के सारे ऑप्शंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं समझ में आता तो फिर पढ़ना है, नहीं समझ में आ रहा तो फिर पढ़ना है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको समझ में आएगा। लैंग्वेज लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या होता है भाई, नकल करना। ठीक है, नकल करना मतलब किसी को देख करके हूबहू वही चीजें रिपीट करना। तो लैंग्वेज लर्निंग जो है वो इमिटेशन से होता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था अब एक बात कहूं, स्कीनर सॉरी स्कीनर, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की और पियाजे के अंदर भाई कौन बात करते हैं इमिटेशन की, नकली की कौन बात करते हैं। वाइगोत्स्की तो ऐसी कुछ बात करते नहीं है, चॉम्स्की भी नहीं करते हैं और पियाजे तो लैंग्वेज के बारे में बात ही नहीं करते हैं। तो हमारा कौन बच गया यहाँ पर, स्कीनर। स्कीनर ने कहा है कि हम किससे काम करते हैं भाई, इमिटेशन से जो है आप कोई भी चीजों को सीखते हो।
ठीक है। इसके अलावा जब आप इमिटेशन करते हो, अगर आप अच्छी तरीके से कर रहे हो तो आपको रीइंफोर्समेंट मिलता है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट यहाँ पर मिलता है, मतलब सुदृढ़ीकरण जिसको बोलते हैं, प्रोत्साहन जिसको बोलते हैं। और अगर आपको रीइंफोर्समेंट मिलता है तो आप उस चीज को करने के लिए और भी अच्छी स्ट्रांगली तरीके से आप कोशिश करते हो, बिकॉज कोई चीज अगर आपको अच्छी मिल रही है किसी के बदले तो हम डबल उस चीज को मेहनत से करते हैं। तो इमिटेशन रीइंफोर्समेंट की बात कौन करते हैं यहाँ पर? स्कीनर करते हैं, ठीक है। स्कीनर की अगर बात करें तो इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी और चूहे के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। क्लियर बात है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, इन सब की बात यहाँ पर किन्होंने करी थी, उन्होंने करी थी। और ये वो सब चीज लिखी हुई है। बच्चे जो है लैंग्वेज को इमिटेटिंग से सीखते हैं, भाई साउंड को, जिस तरीके से आप बोल रहे हो, किसी को आप भाषा सिखाना चाहते हो तो अब मान लो आप उसको वोकैबुलरी अच्छा करवाना चाहते हो, उसका प्रोनाउंसिएशन जो सुधरवाना चाहते हो, ये बोलना अच्छा आ जाए, तो आप उसको कहोगे भी मेरे पीछे पीछे बोलो, तो वो बच्चा आपके पीछे पीछे बोलेगा, ठीक है। तो उसको समझ में, अगर वो अच्छी तरीके से करेगा तो आप उसको शाबाश बोलते हो बहुत अच्छी तरीके से, टॉफी वगैरह कुछ भी आप उसको कहीं ना कहीं रीइंफोर्स करते हो कि ताकि वो बच्चा और अच्छा कर सके, ठीक है। तो यही बात है, भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है तो फिर हम क्या करते हैं और अच्छे तरीके से उस व्यवहार को हम करते हैं, मीन्स वो चीजें हम अच्छी तरीके से और करना सीखते हैं। Okay, language acquisition occurs when only occurs when language acquisition मतलब अधिग्रहण, ठीक है, जिसमें आपको एफर्ट नहीं लगाने होते, अनकॉन्शियसली हो जाता है। चाइल्ड भाई रूल नहीं पढ़ाते हैं हम, ठीक है, अवार्ड नहीं देते हैं, एक्सपोज करते हैं बच्चे को, हम क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं भाषा से, ठीक है। वो सेम ही तरीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 5। मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम। भाई यहाँ पर जो हम लोग एनईपी करते हैं, जो एनसीएफ करते हैं, उस सभी में ये जिक्र किया गया है कि बच्चे को एटलीस्ट 5वीं कक्षा तक आपने किसने पढ़ाना है, उसकी मातृभाषा में, उसकी मदर टंग में आपने पढ़ाना है। जरूरत पड़े तो आप 8वीं तक भी जा सकते हो। मदर टंग को आप इग्नोर नहीं करोगे, बच्चों की जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें ही आप पढ़ाएंगे, यहाँ पर उसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। लेकिन वहां पर आप कैसे कम कर सकते हो, मिनिमाइज कैसे कर सकते, भाई ताउम्र थोड़े ना उसको उसमें पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी तो पढ़ानी है ना उसको, हिंदी भी तो पढ़ानी है उसको, अदर लैंग्वेज भी तो पढ़ानी है, तो आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? यूजिंग द मदर टंग मोर ऑफन, और ज्यादा मदर टंग का इस्तेमाल करके कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे तो मदर टंग को मिनिमाइज करवाना है। गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द मदर टंग का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसको मिनिमाइज करवाना है। लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा उसको टारगेट लैंग्वेज में बात करिए, तो क्या इससे मिनिमाइज हो जाएगा? इससे उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर, बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे आप उसको इनपुट दीजिए जो कि टारगेट लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, वो भाषा जिसे आप सिखाना चाहते हो, बट उसको बहुत ही साधारण तरीके से प्रस्तुत करिए ताकि उसके लिए वो कॉम्प्लेक्स ना रहे और वो कोशिश करे उसको और इस्तेमाल करने, ठीक है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? तो हमेशा पेडागोजी में ध्यान में रखना, हर ऑप्शन को आपने पढ़ना है, किसी भी एक ऑप्शन को देख के अच्छा समझ के उसे टिक नहीं करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था। किसने किया था? कोठारी कमीशन ने। 1964 से 66 के बीच में कमीशन बना था। अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी थे। एनपी 1968 है उसने इस चीज को शामिल किया था, इनके रिकमेंडेशन। चलो यहाँ पर मैंने यही लिखा होगा, ऑफिशियली सजेस्टेड बाय द कोठारी कमीशन, ठीक है, ऑल्सो नोन एज नेशनल एजुकेशन कमीशन भी इसको कहा जाता है भाई, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा कमीशन इसको कहा जाता है। प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म and national unity in India. It was subsequently adopted by the 1968 National Policy on Education. इनके द्वारा इनकी रिकमेंडेशन पर इन्होंने क्या किया था? इसको एक्सेप्ट किया था, ठीक है। और आज के टाइम पर जो हमारी एनईपी 2020 है वो भी इसके बारे में बात करती है। बाकी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज मैं आपको बता चुकी हूँ। पहली लैंग्वेज कौन सी होती है? मातृभाषा होती है, मदर टंग होती है। दूसरी लैंग्वेज अगर हिंदी भाषी राज्य है और गैर हिंदी भाषी राज्य है तो ये अंग्रेजी या फिर कोई भी MIL होगी, आधुनिक भारत की भाषा होगी। और अगर गैर हिंदी राज्य है तो ये हिंदी होगी। तीसरी भाषा की बात करें, हिंदी भाषी राज्य है तो ये अंग्रेजी होगी या फिर कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा होगी, जो इसमें आपने चूज ना करी हो वो आपको यहाँ बच जाएगी। गैर हिंदी है तो फिर ये अंग्रेजी या फिर कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा हो जाएगी जो आपने दूसरी भाषा के तौर पर ना चुना। क्लियर? वहां समझ में नहीं आया तो यहाँ पढ़ के समझ लो। इन एसेंस द लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ मैटर ऑफ, चलिए क्या मैटर है भाई? यहाँ पर एक्विजिशन की बात करी जा रही है। डिटरमाइनिंग लैक्सिकल इडियोसिंक्रेसिस या फिर कॉम्प्रिहेंडिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंडिंग मोर्फोलॉजी और फोनिक्स,
अब जब आप आगे आओगे ना, जैसे जैसे हमारी क्लासेस आएगी, तो हम यहाँ पर इन शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, व्हाट इज मॉर्फीम्स, व्हाट इज दिस, तो ये सभी आपके किससे रिलेट करते हैं, लर्निंग से। बल्कि जो आपका ये चीज है कॉम्प्रीहेंडिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये आपका एक्विजिशन से रिलेट करता है, ठीक है। मतलब कि जब आप इजिली वाक्यों को समझ जाओगे तभी आप जरूरत पड़ने पर उसको क्या करोगे, रिपीट करोगे। और एक्विजिशन पे आप इन सारी चीजों पर नहीं जाते हो। फोनेम्स का मतलब क्या होता है, साउंड होते हैं फोनेम्स का मतलब, ठीक है। जैसे टीएच को था बोला जाता है, ऐसे साउंड होते हैं। मोरफीम्स क्या होते हैं भाई, जो शब्द होते हैं ना, वर्ड्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। जैसे भाई उनमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उससे ज्यादा फिर वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकते। जैसे अनयूजुअल है, अनयूजुअल, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो अन, एक होता है यूजुअल, इससे ज्यादा ये नहीं टूट सकते, तो वो आपका मोरफीम्स होते हैं, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे आगे जाकर के, तो वो इसका हिस्सा नहीं है। बल्कि आप जब सेंटेंस स्ट्रक्चर को अच्छे समझ जाते हो तो फिर आप इजीली उसको कम्युनिकेशन में हेल्प करते हो। स्टार्टिंग में जब आप एक्विजिशन कर रहे होते हो तो आपको डायरेक्टली वाक्य बोले जाते हैं, ठीक है। आपको ऐसे नहीं बताया जाता कि ये इसका ये साउंड है तो आप इसको ऐसे बोलोगे, ये नहीं बताया जाता है। तो आपका आंसर जाएगा 2। The acquired system or acquisition is a language. Acquired system और acquisition of a language is the formal skill तो नहीं होती है, ठीक है। सबकॉन्शियस प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है, सबकॉन्शियस प्रोसेस होती है। इनपुट आउटपुट नहीं होती, सेल्फ मॉनिटरिंग नहीं होती, ये आपको पता है। सबकॉन्शियस की वो आपकी कॉन्शियस होती है जो लर्निंग वाली होती है, ठीक है। इनफॉर्मल होती है, सबकॉन्शियस होती है। The way through which the art of using skill and practice is given to learn is called। चलिए भाई, आर्ट ऑफ प्रैक्टिस कर रहे हो आप, ठीक है। अपनी जो स्किल आपने एक्वायर करी उसको आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस आप जब करते हो वो आपकी लर्निंग होती है। क्या होती है, लर्निंग होती है, ठीक है। ड्रिल करना, प्रैक्टिस करना, तो वो किसका होता है, लर्निंग। स्टेट विच इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन, कौन सा सही नहीं है अधिग्रहण और अधिगम के बीच में। एक्विजिशन नेचुरल प्रोसेस बिल्कुल होता है, ठीक है। लर्निंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। लर्निंग रिजल्ट्स इन सब्जेक्ट्स प्रोफिशिएंसी, अगर आप अधिगम कर रहे हो तो क्या आपको अपने जो विषय है उसमें महारत हासिल होती है, या फिर जो एक्विजिशन अधिग्रहण है वो आपकी जो मानसिक क्षमताएं हैं उसमें आपको हेल्प करता है। तो जो एक्विजिशन होता है ना वो आपको बिल्कुल हेल्प करता है। स्टार्टिंग में जो आप लैंग्वेज सीखते हो, आपकी जो मदर टंग है वो आपको सेकंड लैंग्वेज, जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है, उसको समझने में हेल्प करती है। हिंडर नहीं करती, आपको हेल्प करती है, परेशान नहीं करती, मदद करती है। तो ये भी सही होता है, ये भी सही होता है, ये भी सही होता है। ये यहाँ पर हम टिक करेंगे। क्यों करेंगे यहाँ पर, आप कहोगे भाई लर्निंग हो रही है तो मास्टरी तो होगी ही सब्जेक्ट की। जरूरी नहीं है कि आपकी लर्निंग हमेशा पॉजिटिव ही हो। आपने कोई चीज सीख ली, हो सकता है आपने उस विषय में कुछ अलग ही चीज सीख ली और आपको फिर उसमें महारत हासिल नहीं होगी। जब एक राइट डायरेक्शन में आप कोई सीखते हो तभी होती है वो। तो हमेशा लर्निंग आपको प्रोफिशिएंसी की तरफ लेकर के जाए ऐसा जरूरी नहीं है। आप गलत चीज भी तो सीख सकते हो ना, ठीक है। तो आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए 11 देखो। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग वोकैबुलरी इज नोट टू। वोकैबुलरी को टीच की बात कर रहे हैं हम, और इसके क्या ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते हैं, नोट टू। नोट टू एबल टू यूज वर्ड्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। भाई अगर वोकैबुलरी अच्छी है आपकी तो विभिन्न परिस्थितियों में आप शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। हमें तो नोट पूछा है। डेवलप एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी, ये भी बढ़िया बात है। एक्टिव वो होती है जो आप डेली बेसिस पर यूज कर रहे होते हो, जिनका इस्तेमाल आप फ्रिक्वेंटली कर रहे होते हो जिन शब्दों का। पैसिव होता है जिनका आप नहीं कर रहे होते हो। इनेबल लर्नर टू यूज द डिक्शनरी, जब मेरे पास ऑलरेडी बढ़िया वोकैबुलरी यहाँ पर डेवलप हो चुकी है, बढ़िया मेरे पास शब्दों का भंडार है, तो मैं इसके ऊपर क्यों डिपेंड करूं, मैं तो नहीं करूंगी इसके ऊपर डिपेंड, ठीक है। तो ये आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, तो अच्छी बात है। क्लियर, समझ में आया। लर्निंग इज ए लैंग्वेज, लर्निंग अ लैंग्वेज इज, भाई किसी भी भाषा को लर्न करना क्या है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, ठीक है। कैसा होता है, एक क्रमिक प्रक्रिया होती है, ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करेंगे 13। द टर्म सेकंड लैंग्वेज रेफर्स टू, सेकंड लैंग्वेज कौन सी थी जो हम क्या कर रहे थे, लर्न कर रहे थे। नेटिव नहीं होती, रीजनल नहीं होती, अदर देन नेटिव होती, ठीक है। अदर देन आपकी नेटिव लैंग्वेज होती। क्लियर। चलिए 14 देखो। द इनेट लैंग्वेज थ्योरी बाय नोम चॉम्स्की वाज डिवाइज्ड ऑन द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एंड, इन्होंने एक तो एलईडी की बात करी थी और दूसरा इन्होंने यूजी की बात करी थी, यूनिवर्सल ग्रामर, ठीक है। दूसरा इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात करी थी। इसमें तो कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए है। फेमस साइकोलिंग्विस्ट कौन थे भाई, यहाँ पर चॉम्स्की हैं, ये रे चॉम्स्की, ठीक है। चॉम्स्की का नाम देखिए। चलिए 16 देखो।
It does not matter if child lives in Kerala or Manipur, he will certainly acquire language wherever the environment he gets. फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ रह रहे हो, अगर आपके पास सराउंडिंग ऐसा है, एनवायरमेंट ऐसा है, तो आप सीख लोगे, ठीक है, बिल्कुल सीख लेंगे। दिस थ्योरी एम्फसाइजेस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, सोशल लैंग्वेज, लैंग्वेज इमोशंस, नन ऑफ द अबव। एलईडी की हेल्प से हो जाती है ये सारी चीजें, ठीक है। जो आप भाषा सीखते हो ना, वो ये यंत्र है जो हमें सिखाता है। आपके सराउंडिंग में अगर कुछ भी है, जैसे मान लो भाई कोई भी अगर फैमिली है, कहीं भी रह रही है, ठीक है, बट अगर सराउंडिंग, मान लो कोई तमिल फैमिली है और वो कहीं पर भी रह रही है, मान लो नॉर्थ में कहीं पर रह रही है, साउथ में तो है ही भी उनके वहां पर लैंग्वेज, तो अगर उनके सराउंडिंग में वो भाषा बोली जा रही है तो वो बच्चा तमिल सीखेगा, ठीक है। किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन? चलिए, ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेजेस इफ गिवन अपॉर्चुनिटी एनवायरमेंट, सही बात है, ये तो नॉट अ ट्रू पूछा है। फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेयर नहीं करता भाई, पहली लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज को सीखने में इंटरफेयर नहीं करती। लैंग्वेज लर्निंग शुड बिगिन फ्रॉम मीनिंग एंड मूव टू अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज। देखो, ये वाला कह रहा है कि बच्चे बहुत सारी भाषाएं सीख सकते हैं अगर उनको आप मौका दे, उनको आप एनवायरमेंट दे, सही बात है। लेकिन पहली लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज को सीखने में बाधा डालती है, ये गलत बात है, ठीक है। तो आंसर जाएगा ये। बाकी ये भी अच्छी बात है और ये भी अच्छी बात करिए। क्लियर? समझ में आया है? कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक्टिव वोकैबुलरी वो होती है जो आप डेली बेसिस पर यूज कर रहे होते, ठीक है। वी यू ओकेजनली नहीं करते हो, वी यूज फ्रीक्वेंटली इन अवर डेली लाइफ। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी, जो डिफिकल्ट हो वो नहीं, रिकॉग्नाइज अंडरस्टैंड वो नहीं। एक्टिव होती है जिनका इस्तेमाल हम कंटिन्यूअस करते रहते हैं, डेली बेसिस पर आप उसको बोलते ही रहते हो, वो आपकी एक्टिव वोकैबुलरी होती है। और यू कैन से एज ए वर्ड, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप बार बार रिपीट करते हो। क्रिटिकल पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, ध्यान देना, जो भाषा विकास का क्रिटिकल अगर स्टेज की बात करी जाए तो वो अर्ली चाइल्डहुड होता है, ठीक है। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है ना भाई, वहां पर भाषा विकास बहुत अच्छी तरीके से हो रहा होता है। ये वो पर्टिकुलर स्टेज होता है जब बच्चा मतलब बोलने लग जाता है करके, ठीक है। आप कोई चीज करो तो अपनी बातों को धीरे धीरे जब आपके सामने रखने लग जाता है, ये वो पर्टिकुलर स्टेज होती है, ओके। क्योंकि बाद में तो फिर लेटर चाइल्डहुड में तो वो स्कूल जाने लग जाएगा, फिर तो वो दूसरी भाषा सीखने लग जाएगा। तो अर्ली चाइल्डहुड सबसे बेटर और फास्टर स्टेज होता है लैंग्वेज के मामले में, क्लियर। द टाइम पीरियड ड्यूरिंग, तो इसमें पूछा है कि कौन सा क्रिटिकल पीरियड है। टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच चिल्ड्रन लर्न टू रीड एंड राइट, तो फिर वो दूसरे लेटर चाइल्डहुड में करता है जिसमें वो लर्न करता है। स्टेज इन विच चिल्ड्रन बिगिन टू डेवलप स्पीच, साउंड भी नहीं होगा। सेंसिटिव पीरियड ड्यूरिंग विच लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोस्ट ऑप्टिमल। ऑप्टिमल मतलब अनुकूल, ठीक है। ऑप्टिमल का क्या मतलब होता है? अनुकूल। जब भाषा सीखने का वो सेंसिटिव, वो संवेदनशील समय होता है जिसमें वो एक्विजिशन के लिए क्या है, बहुत अनुकूल है उसके लिए, और वो कौन सा होता है? अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है, ठीक है। आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 20। A dual language classroom consisting of students speaking a native language and the target language is beneficial। कह रहा है एक द्विभाषी कक्षा रूम है ये, ठीक है, जिसमें दो तरीके की भाषा बोली जा रही है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं अपनी मदर टंग, कुछ बच्चे बोल रहे हैं टारगेट लैंग्वेज, मतलब जो भाषा आप सीख रहे हो उसको बोल रहे हैं। कह रहे हैं ये अच्छी बात है, बेनिफिशियल हो सकती है, आपके लिए लाभदायक हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि ये जस्टिफाई करती है कंडक्टिंग मोर एक्टिविटीज इन ईच लैंग्वेज। आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी करवा सकते हो प्रत्येक लैंग्वेज में। या फिर कॉजेज लेस डिस्ट्रैक्शंस की तो बात नहीं करेंगे, इन द क्लास स्टूडेंट विल टॉक लेस, नहीं करेंगे। मोटिवेट्स टारगेट लैंग्वेज स्पीकिंग स्टूडेंट्स लर्न अनदर लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। ये मोटिवेट करेगा, जो बच्चे टारगेट लैंग्वेज सीख रहे हैं वो नेटिव लैंग्वेज को सीखने के प्रति उत्साहित होंगे, और जो मदर टंग वाले और यू कैन से जो नेटिव लैंग्वेज वाले हैं वो कहीं ना कहीं टारगेट लैंग्वेज को सीखने में उत्साहित होंगे। भाई सारे जने मिल करके एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, सीख सकते हैं चीजों को। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चल, तो आज के इस सेशन में इतना ही है भाई। अच्छी लगी हो तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, नए हो तो सब्सक्राइब करके प्लीज जाइएगा और मुझे फीडबैक जरूर देना आपको ये क्लास कैसी लगी। यहाँ पर मैं टॉपिक वाइज आपको इसी तरीके से जो है वो क्वेश्चंस भी कराऊंगी और कंसेप्ट भी कराऊंगी। तो आज के इस क्लास में इतना ही है, इसकी प्लेलिस्ट जनरेट कर दी जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।